सर्दियों की रात थी। शीतलहर चल रही थी। एक 75 वर्षीय बूढ़ी अम्मा उस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आप को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। लेकिन प्रकृति की मार तो सभी के लिए एक समान होती है। वो बड़ा, बूढ़ा या जवान नहीं देखती। इसलिए ममता जी की बूढ़ी हड्डियां उस कड़ाके की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं और वे ठंड के कारण थर थर कांप रही थीं। उनके टूटे फूटे दांत किटकिटा रहे थे। तभी रात के 9 बजे करीब चरणदास जी महतो अपनी पान की दुकान बंद करके घर जाने के लिए जैसे ही बाहर निकले तो उनकी नजर ममता जी पर पड़ी, जो ठंड से ठिठुर रही थीं और उनके दांत के किटकिटाने की और हांफने की हल्की हल्की आवाजें उनके कानों में सुनाई पड़ी। उन्होंने उनके पास जाकर देखा तो वे भौचक्के रह गए। उन्होंने शुरू में तो उन्हें नहीं पहचाना, लेकिन जैसे ही ममता जी से बातचीत की, धीरे धीरे बातचीत के माध्यम से उन्हें पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत और टॉपर रह चुकी ममता है, जिन पर हजारों लड़के अपनी जान छिड़कते थे, लेकिन ममता जी उन्हें घास भी नहीं डालती थीं। एक दौर चरणदास और ममता जी का भी था, लेकिन ममता जी ने अपनी पढ़ाई को सर्वोपरि रखा और सबको पीछे छोड़कर अपने माँ बाप की इज्जत को बनाए रखा। वो सारा दृश्य 1 सेकंड के अंदर चरणदास जी की आंखों के सामने घूम गया। फिर उन्होंने ममता जी से कहा, ममता जी, आप यहाँ इतनी रात गए, वो भी इतनी ठंड में, बिना स्वेटर शॉल के क्या कर रही हैं? किसका इंतजार कर रही हैं? क्या आप रास्ता भटक गई हैं या फिर किसी के साथ आई हैं? ममता जी अपनी साड़ी का पल्लू समेटे हुए, सकुचाए हुए, गंभीर मुद्रा में डरी सहमी सी चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थीं। केवल उनकी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। वो कुछ बोलने को हुई तो उनके होंठ कांपने लगे। चरणदास जी समझ गए कि ममता जी बहुत सदमे में हैं। उन्होंने अपना कोट उतारा और उन्हें पहना दिया। ममता जी ने उनका विरोध किया, लेकिन चरणदास जी के बार बार कहने के बाद वे मान गईं। चरणदास जी ने उनकी हथेली को अपने हाथों से घिसकर गर्म करने की कोशिश की। तब थोड़ी देर बाद ममता जी बोली, भाई साहब, आप रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। मुझे इतना प्यार और अपनेपन की आदत नहीं है। जब अपने ही पराये हो गए तो किसी और से क्यों आस करूं? चरणदास जी ममता जी की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा और उनका हाथ छोड़कर थोड़ा आगे बढ़े और अपनी दुकान के आसपास पड़े पन्नी और रैपर को इकट्ठा करके आग जलाई और ममता जी को हाथ सेकने के लिए कहा। ममता जी ने थोड़ी देर अपने हाथ सेके और जब वे कुछ सामान्य हुई तब चरणदास जी ने बड़ी आत्मीयता के साथ ममता जी से पूछा, अच्छा ममता जी, अब बताइए आपके साथ क्या हुआ है और आप यहाँ कैसे आईं? तभी ममता जी चरणदास जी की तरफ दिखावटी गुस्से से देखती हुई बोली, क्यों, आप मुझे पहचानते नहीं क्या जो इतनी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं? हम क्लासमेट हैं ना, तो ये आप और जी क्या है? ये तू तड़ाक से बात कर सकते हैं ना हम? ममता के इतना कहते ही दोनों अपने सारे गम भुलाकर हंस पड़े। तभी चरणदास जी बोले, अच्छा बाबा, अब बता तू यहाँ कैसे आई? ममता जी बोली, अरे मुझे शौक था यहाँ ठंड में ठिठुरने का। फिर दोनों हा हा करके हंस पड़े। इस प्रकार दोनों ने इधर उधर की बातें की। रात के 10 बज रहे थे और तब तक आग भी बुझने लगी। उधर चरणदास जी के बेटे और बहू उनके घर न पहुंचने से परेशान होकर उन्हें ढूंढने निकल पड़े और सबसे पहले दुकान पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने जब देखा कि वे दोनों बूढ़े बुढ़िया तो आपस में बातें करके ठहाके लगा के हंस रहे हैं, तो चरणदास जी का बेटा नमन, जो कि कुछ देर पहले अपने पिता के लिए परेशान था, उन्हें देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी कार वहीं कुछ दूर पर रोकी, आवाज लगाकर अपने पापा को बुलाया और गुस्से से लाल पीला होता हुआ उन पर चिल्लाने लगा, क्यों पापा, आपको शर्म नहीं आती? इतनी रात गए, इतनी ठंड में खुले आसमान के नीचे ऐसे बुढ़े बुढ़िया रंगरेलियां बना रहे हो और हम लोग उधर परेशान हो रहे हैं। चरणदास जी अपने बेटे से शांत रहने के लिए निवेदन करते रह गए, लेकिन वो और भी जोर जोर से चिल्लाकर अपने पिता को गालियां देने लगा और घर चलने के लिए कहने लगा।
चरणदास जी ममता जी से ये भी नहीं पूछ पाए थे कि वे कैसे आई थीं और किसका इंतजार कर रही थीं। उन्होंने उससे 5 मिनट मांगे, लेकिन उनका बेटा नमन, उसने उनकी एक बात नहीं सुनी और उन्हें गाड़ी में बिठाकर घर ले गया। ममता जी वहीं बैठी आंसू बहाती रहीं। नमन अपने पिता को रास्ते भर और फिर घर ले जाकर खूब खरी खोटी सुनाता रहा, लेकिन अपने पिता की एक बात भी नहीं सुनी। चरणदास जी ने उस रात खाना भी नहीं खाया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और पलंग पर जाकर लेट गए। लेट तो गए, लेकिन उस रात नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। उन्हें केवल ममता जी की बेबसी ही नजर आ रही थी। इसलिए उन्होंने घर के सभी लोगों को सोने दिया और चुपचाप उठकर फिर से ममता जी के पास चले गए। ममता जी अपने आसपास गिरे गुटखा, बिस्किट या पानी के रैपर, पन्नी या कागज के टुकड़ों को उठा उठाकर उस आग में डालती जा रही थीं और अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रही थीं। जब उन्होंने चरणदास जी को फिर से अपने पास आता देखा तो उनकी जान में जान आई। उन्हें देखकर अब उनका सब्र का बांध टूट पड़ा और वे बिलक बिलक कर रो पड़ी। जब चरणदास जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा मुंबई शहर में कलेक्टर है और उसने अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली है। वो मेरी बहुत इज्जत करता है, लेकिन बहू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो हमेशा मुझे पुराने जमाने की बुढ़िया कहकर ताना मारती रहती है। बेटे के सामने तो मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन बेटे के घर से निकलते ही मुझसे इतना बुरा व्यवहार करती है कि मुझसे सहन नहीं होता। वो धमकी भी देती है कि अगर मैंने उसकी शिकायत मेरे बेटे से की तो वो मुझे खाना नहीं देगी और घर से भी निकाल देगी। इसलिए डर के कारण मैं अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहती। मेरे बेटे को किसी काम से 8 दिनों के लिए दिल्ली जाना था, तो बहू ने मुझसे कहा, मम्मी जी आपके बेटे घर पर नहीं हैं, तो क्यों ना हम भी वृंदावन घूम आए। आपकी भी तो बहुत इच्छा थी ना वृंदावन घूमने की। मेरी मम्मी भी जा रही हैं, आप भी तैयार हो जाइए, हम सभी लोग एक साथ चलेंगे। मुझे लगा बहू अब सुधर गई होगी, तो मैं भी खुशी खुशी तैयार हो गई। बहू की मम्मी भी हमारे साथ आई थी। हम सभी लोग कार में बैठकर बहुत सारे तीर्थ स्थान में घूमे। 3 दिन का सफर हो जाने के कारण मुझे थकान हो गई, तो बहू बोली, मम्मी जी आप यहीं बैठिए, हम पास के मंदिर से प्रसाद लेकर आते हैं। ये कहकर बहू और उसकी माँ चली गईं। उसके बाद वे दोनों कहाँ गईं मुझे पता ही नहीं चला। मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते कहाँ से कहाँ आ गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा सारा सामान, स्वेटर, शॉल, बैग सब कार में ही रखा हुआ था। पैसे का पर्स तो बहू ही संभाल रही थी, इसलिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। इतना कहकर ममता जी अपना चेहरा अपने दोनों हथेलियों में छुपाकर घुटनों में रखकर रोने लगीं। चरणदास जी ने उन्हें दिलासा दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ममता जी बोली, चरण आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपकी बीवी को इतनी रात को आपका आना अच्छा नहीं लगेगा, और आपका बेटा अभी कितना कुछ सुनाकर आपको ले गया था, फिर भी आप यहाँ आ गए। तभी चरणदास जी मायूस होकर बोले, काश ममता मेरी पत्नी सरस्वती आज इस दुनिया में रहती तो किसी की हिम्मत नहीं होती मुझसे ये सब कहने की। ओह, ये मैंने क्या कह दिया। चरण मुझे माफ कर देना। ममता जी ने माफी मांगते हुए कहा, ये कब और कैसे हुआ। तब चरणदास जी ने बताया, एक रात सरस्वती को अचानक हार्ट अटैक आया और अस्पताल ले जाने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तब से मैं अकेला हो गया हूँ। बेटा तो सरकारी नौकरी करता है, बहू भी इंटरनेशनल कंपनी में काम करती है, लेकिन अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने ये पान की दुकान खोल रखी है, ताकि मैं किसी के ऊपर बोझ न बनूं। लेकिन कहते हैं ना, जिसका जोड़ा नहीं होता उसको कभी न कभी कोई ना कोई ठोकर मार ही देता है। बस यही सब होता है मेरे साथ भी। बहू या बेटा कभी भी किसी भी बात पर मुझे कुछ भी सुना देते हैं और मुझे सुनना पड़ जाता है, जैसे आज मेरे बेटे ने सुना दिया। फिर तो तुमको बिल्कुल भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे बेटे बहू को जैसे ही पता चलेगा कि तुम फिर से मेरे पास आए हो, पता नहीं वे लोग तुम्हें कितनी खरी खोटी सुनाएंगे। इसलिए मेरी बात मानो चरण और जाओ अपने घर। कहते हुए ममता जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए।
तभी चरणदास जी ने उनके दोनों हाथों को पकड़ा और बोले, ममता, तुम ऐसे मेरे सामने हाथ मत जोड़ो। मेरे बेटे बहू अगर मुझे अपने घर से निकाल भी देंगे तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। कहते हुए चरणदास जी ने ममता जी को हिम्मत दी। ममता जी ने फिर कुछ नहीं कहा और दोनों उन दिनों की याद में खो गए जब वे दोनों कॉलेज जाया करते थे। और एक समय तो ऐसा भी आया था कि चरणदास जी ने ममता जी से अपने मन की बात भी कहती थी कि वे उन्हें पसंद करने लगे हैं। तो ममता जी ने उनका कितना विरोध किया था और वे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी हो गए थे। लेकिन वाह किस्मत, मिलना था, वो भी इस उम्र में। दोनों इन दिनों की बातों को याद करके कभी एक दूसरे से माफी मांगते तो कभी एक दूसरे पर ताना कसते। इस प्रकार धीरे धीरे रात की काली अंधियारी छटने लगी और सुबह की रोशनी प्रवेश करने लगी। लेकिन ममता जी और चरणदास जी के जीवन में उस दिन की सुबह दुख रूपी अंधियारी की घटा लेकर उनकी सुबह को कष्टों से भर देने वाली थी। जैसे ही सुबह हुई, चरणदास जी के बेटे बहू ने देखा कि घर पर उनके पापा नहीं हैं, तो उन्हें लगा कहीं टहलने के लिए गए होंगे। लेकिन जब दोनों बेटे बहू के ड्यूटी जाने का समय हो गया, फिर भी जब चरणदास जी नहीं आए तो उन्होंने घर की चाबी को पड़ोस में दे दिया और अपने अपने दफ्तर के लिए चले गए। लेकिन चरणदास जी ने ना ही उस दिन दुकान खोली और ना ही घर पर आए। जब बहू घर पर आई तो देखा पापा जी तो घर पर नहीं आए। तभी उनका बेटा भी घर आ गया। फिर भी चरणदास जी घर नहीं पहुंचे। इंतजार करते करते रात हो गई। कुछ देर बाद चरणदास जी ममता जी को लेकर अपने घर पहुंचे। चरणदास जी के साथ उसी बुढ़िया को देखकर उनके बेटे नमन का गुस्सा तो 7वें आसमान पर हो गया। वो मारे क्रोध के अपने पापा को खूब खरी खोटी सुनाने लगा। क्यों रे बुढ़े, रात में प्यार से समझाया था, तब भी तुझे बात समझ में नहीं आई क्या? तूने उम्र देखी है अपनी? पोते पोती खिलाने की उम्र में इस बुढ़िया के साथ रंग रेलियां मना रहा है। अपनी इज्जत की परवाह तो तुझे है नहीं, अब हमारी इज्जत को भी बेच खाने में लगा है। चल निकल जा अभी के अभी मेरे घर से। चला जा इस खूसट बुढ़िया को लेकर। बच्चों को माँ बाप समझाते हैं, न कि बच्चे माँ बाप को। निर्लज कहीं के। कहकर नमन ने चरणदास जी को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, ममता जी ने पूरे जोश के साथ आगे बढ़कर उसका हाथ रोक लिया और कहने लगी, अरे ये तुम क्या करने जा रहे हो बेटा? माता पिता भगवान समान होते हैं और तुम उसी भगवान पर हाथ उठा रहे हो। क्या तुम्हें यही संस्कार मिले हैं? वैसे तो ये तुम्हारे परिवार के बीच की बात है, लेकिन यहाँ मेरे कारण बात का बतंगड़ बन रहा है, इसलिए मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। बेटा, एक बार तो तुम अपने पापा की बात सुन लो। किताबों में तो तुमने एक से बढ़कर एक अच्छी बातें पढ़ी होंगी, लेकिन उन्हें सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए बेटा, उन्हें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। तभी उस पढ़ाई का कुछ महत्व होता है, वरना ऐसी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं। ममता जी की बातें सुनकर बहू, जो अब तक चुप थी, वो भी भड़क उठी और बोली, अच्छा, आप हमें तो मान सम्मान और अच्छाई का पाठ पढ़ा रही हो, लेकिन क्या आपने नहीं पढ़ा किसी किताब में कि जिस उम्र में भगवान का भजन करना चाहिए, इस उम्र में आप नए उम्र के छोरे छोरियों की तरह गुल खिला रही हो? तो आप लोगों के लिए कोई मर्यादा लागू नहीं होती क्या? ममता जी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी नमन ने कहा, तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम दोनों के मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। और जबरदस्ती अपने पिता और ममता जी को अपने घर से बाहर निकाल दिया। रात के अंधेरे में कहाँ जाएं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चरणदास जी ठहरे इज्जतदार आदमी, इसलिए उन्होंने अपनी किसी पास पड़ोस वालों से भी मदद नहीं ली। ममता जी बार बार उनसे कहती रह गई कि मेरे कारण तुम परेशान न हो, कम से कम तुम तो अपने घर में चैन से रहो। मेरे नसीब में जो होना होगा मैं देख लूंगी। लेकिन अगर ममता जी को ऐसे रात के अंधेरे में अकेले छोड़कर अपने घर में चरणदास जी आराम करते तो उनके आत्मसम्मान को ठेस लगती। शायद फिर वे जीवन भर अपने आप से नजरें नहीं मिला पाते। इसलिए सुख हो या दुख, निकल पड़े एक बेसहारा अबला नारी की मदद करने उन्हीं के साथ। उन्होंने अपने सुख दुख के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और धीरे धीरे चलते चलते वे बस स्टैंड तक पहुंच गए। अब रात में कहाँ जाएं, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने देखा कि एक रिक्शे वाला इतनी सर्दी की रात में पसीने से तरबतर
अपने रिक्शा को धक्का मारकर खींचते हुए भारी भरकम सामान लादे जा रहा था। उसने चरणदास को देखा और रोते हुए उनके पैर छुए और उन्हें बताया कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ही खराब है और कंपनी का मालिक कह रहा है कि पहले सामान पहुंचाओ तभी पैसे देगा। अगर पैसे नहीं मिले तो उसकी पत्नी की जान भी जा सकती है। चरणदास जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके रिक्शे को पीछे से धक्का देना शुरू कर दिया। ममता जी भी उनके साथ साथ चलती रहीं और वो रिक्शे वाला जल्दी जल्दी रिक्शे को चलाकर फैक्ट्री तक लेकर गया और सामान उतारकर फैक्ट्री के मालिक से पैसे मांगने गया तो वहाँ के गार्ड ने बताया कि तुम थोड़ा लेट हो गए, मालिक तो चले गए। अब तो वो रिक्शे वाला बहुत परेशान हो गया। उसने चरणदास जी से कहा, मालिक इस रिक्शे को 500 रुपये में आप ही रख लो। चरणदास के पास केवल 500 रुपये ही तो थे, फिर भी उन्होंने वो 500 रुपये उस रिक्शे वाले को दे दिए और कहा, नहीं मदन लाल, जब तुम्हारे पास 500 रुपये हो जाएं तो तुम अपना ये रिक्शा ले जाना। तब तक तुम ये समझ लेना कि तुम्हारा यह रिक्शा मेरे पास अमानत के रूप में है। रिक्शा वाला मदन चरणदास जी के 500 रुपये लेकर खुश होकर अपने घर चला गया। इधर चरणदास जी और ममता जी ने उसी रिक्शा में बैठकर जैसे तैसे रात बिताई। चरणदास जी ने सोच लिया था कि सुबह होते ही वे उसी रिक्शे से वापस अपनी दुकान जाएंगे और ममता जी के लिए किराए का मकान देख लेंगे जिसमें उन्हें रखेंगे। दुकान से जो भी आमदनी होगी उतने में ममता जी और उनका खर्च आराम से चल जाएगा। लेकिन इंसान जैसा सोचता है जरूरी नहीं कि सभी के साथ वैसा ही हो। चरणदास जी जैसे ही अपनी दुकान के पास पहुंचे, दुकान पहले से ही खुली हुई थी और उसमें कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ था। चरणदास जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई और मेरी दुकान में तुम क्या कर रहे हो? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, भाई साहब, अब ये मेरी दुकान है, ये देखिए एग्रीमेंट के पेपर। आपके बेटे ने रातों रात ये दुकान मुझे बेच दी है। चरणदास जी ने जब वो पेपर पढ़ा तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वे चक्कर खाकर गिरने ही वाले थे कि ममता जी ने उन्हें संभाल लिया। फिर उसी दुकान से पानी लाकर उन्हें पिलाया और थोड़ी देर उन्हें वहीं बिठाया। थोड़ी देर बैठने के बाद चरणदास जी ने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने इस बारे में अपने बेटे से बात करने की सोची और ममता जी के साथ फिर से अपने घर गए और बोले, बेटा नमन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुकान को रातों रात बेचने की? उस दुकान को तो मैंने अपने पैसों से खरीदा था, फिर तुझे किसने हक दिया उसे बेचने का? नमन खिसियानी आवाज में बोला, बेशरम आदमी, अब मुझे ये मत समझाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही किया। अब आपको अपने सवाल का जवाब शायद मिल गया हो तो कृपा करके यहाँ से इस निर्लज बुढ़िया को लेकर चले जाइए। चरणदास जी ने कहा, ठीक है बेटा, तेरी ये इच्छा है ना तो यही सही, लेकिन इतने कड़ाके की ठंड है, मेरे कपड़े और शॉल तो ले लेने दे, फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। क्यों क्यों चाहिए आपको कपड़े और शॉल? आपको तो बहुत शौक है ना बाहर ठंड में घूमने का। लगता है आपकी जवानी वापस लौट आई है। माँ के जाने का गम तो आपको रत्ती भर भी नहीं है, बल्कि आप तो मन ही मन खुश हो रहे होंगे कि अच्छा ही हुआ मेरी माँ मर गई, ताकि आपको अय्याशियाँ करने को मिल गई। अभी के अभी निकल जाइए मेरे घर से, वरना पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, या फिर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो शायद आपके और मेरे लिए भी बर्दाश्त के बाहर हो जाए। कहते हुए नमन ने अपने पापा और ममता जी को फिर से अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। चरणदास जी अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ी गिड़गिड़ाते रह गए। बेटा, इतनी ठंड में हम बिना स्वेटर शॉल के खुले आसमान के नीचे कैसे रहेंगे? बेटा, कम से कम हम बूढ़े बुढ़िया को मेरे गर्म कपड़े तो दे दो। लेकिन नमन ने उनकी एक न सुनी और उनकी बहू ने मेन गेट में ताला लगा दिया ताकि ये बूढ़े बुढ़िया दोबारा उनके घर वापस ना आ सकें। अब निराश, हताश, परेशान चरणदास जी ने उसी रिक्शे को जिसमें वे दोनों आए थे उसमें ममता जी को बिठाया और धीरे धीरे बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल ही जाता है। बस यही हुआ चरणदास जी के साथ भी। उनकी दुकान तो गई,
लेकिन उनकी आय का साधन अब वो रिक्शा हो गया था, जिसे चलाकर वे दोनों कम से कम अपना पेट तो भर ही सकते थे। अब चरणदास जी ने सबसे पहले एक छोटा सा कमरा किराए से लिया, जिसमें ममता जी सुकून से रह तो सकती थी। और वो सुबह से शाम तक रिक्शा चलाते रहते और उससे जितनी आमदनी होती उससे कभी दाल तो कभी चावल, कभी नमक मिर्च और मसाले का सामान खरीद लाते। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। अब समय आया किराया देने का, तो उनके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि उस कमरे का किराया दे सकें। लेकिन ये पहली बार था, इसलिए उस मकान मालिक ने उन्हें सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया कि अगले महीने उसे किराए का पैसा नहीं मिला तो वो उनका सारा सामान जब्त करके उन्हें अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। अब चरणदास जी और भी अधिक मेहनत करने लगे ताकि मकान मालिक का किराया दे सकें। लेकिन अधिक मेहनत और पौष्टिक भोजन ना मिलने के कारण वे बीमार रहने लगे। उन सब का जिम्मेदार ममता जी स्वयं को मानकर दुखी होती रहती। और एक समय ऐसा आया कि उनके पास किराए के पैसे जमा नहीं हो पाए और मकान मालिक ने उन्हें धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब तो चरणदास जी और ममता जी दोनों की ही बहुत ही बुरी हालत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हालात से लड़ना जारी रखा। चरणदास जी अब रिक्शा नहीं चला पाते थे, इसलिए उस रिक्शे को किराए पर चलाने के लिए एक लड़की को दे दिया। उस लड़की ने 2-4 दिनों तक तो रिक्शे का किराया लाकर दिया, पर फिर कहाँ गायब हुआ पता ही नहीं चला। अब चरणदास जी ने सोचा क्यों ना रिक्शे बनाने वाली दुकान में काम किया जाए। उन्होंने एक दुकान में जाकर काम मांगा, क्योंकि दुकानदार के सारे वर्कर्स छुट्टी पर गए हुए थे और उसे वर्कर की जरूरत थी, इसलिए वो दुकानदार मान गया और उसने चरणदास जी को काम पर रख लिया। अब तो मानो चरणदास जी के हाथ पैरों में मशीन ही लग गई थी। वे बहुत ही फुर्ती के साथ वहां पर काम करने लगे, क्योंकि वे उस मालिक को नाराज नहीं करना चाहते थे। अब चरणदास जी के रहते उस दुकान की तरक्की दिन दूनी रात चौगनी होने लगी। दुकान का मालिक भी बहुत ही नेकदिल इंसान था, इसलिए उसने ममता जी और चरणदास जी को अपने नौकरों के कमरे में रहने के लिए जगह दे दी। अब तो ममता जी भी उस मालिक के घर के छोटे मोटे काम कर दिया करती थीं, जिसके बदले में उनकी मालकिन उन्हें कभी दाल, कभी चावल, तो कभी अचार, पापड़, बड़ी, तो कभी कुछ जरूरी सामान दे दिया करती थीं, या फिर जो भी उन्हें जरूरत होती वो दे देती। वहीं दुकान मालिक ने भी खुश होकर चरणदास जी की तनख्वाह को दुगना कर दिया। लेकिन उस मालिक के साथ एक विडंबना ये थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे कभी कभी मायूस हो जाते। लेकिन ममता जी अपनी मालकिन को समझाती और चरणदास जी अपने मालिक को समझाते। आप दोनों का व्यवहार इतना अच्छा है, देखना आप दोनों की इच्छा एक दिन भगवान जरूर पूरा करेंगे। एक दिन उनके मालिक और मालकिन विदेश यात्रा पर गए हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से उनका प्लेन क्रैश हो गया और उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला। चरणदास जी उनकी अनुपस्थिति में भी बराबर उनकी ऑटो पार्ट्स की दुकान को अच्छे से चलाते रहे, इसी आस में कि उनके मालिक एक ना एक दिन वापस जरूर आएंगे। लेकिन एक दिन उन्होंने टीवी पर देखा कि वे लोग जिस विमान पर सवार थे वो विमान क्रैश हो गया था और सारे यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। ममता जी और चरणदास जी को उनकी मृत्यु का बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने उनकी दुकान को पूरी ईमानदारी से चलाया और कई बेरोजगार बेसहारा लोगों को काम पर भी रखा। अब तो ममता जी ने भी एक एनजीओ खोल लिया, जहां वो निस्वार्थ भाव से गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा किया करती थी। एक दिन ममता जी चरणदास जी के साथ जैसे ही अपने एनजीओ पहुंची, उन्होंने देखा एक अपाहिज दरवाजे के पास फटेहाल स्थिति में बैठा हुआ है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कितने दिनों से खाना नहीं खाया था। उस दिन ममता जी ने एनजीओ में रहने वाले सभी लोगों को बांटने के लिए पश्मीना शॉल मंगवाए थे, जिनकी कीमत पूरे 1.5 करोड़ थी। क्योंकि ममता जी के नेक इरादों की चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी, इसलिए कई अमीर लोग भी वहां डोनेशन दे जाते थे और चरणदास जी का काम भी इतना अच्छा चल रहा था कि ममता जी जितने रुपए की भी मांग करती वे उतना उन्हें दे देते। ममता जी ने जब उस अपाहिज को देखा तो काउंटर पर बैठे विशाल से कहा, विशाल, इसका नाम, पता और इसकी हालत के बारे में पूरी जानकारी लिख लो। और आगे बढ़ने लगी। तभी वो अपाहिज चरणदास जी के पैरों में गिरकर रोता हुआ माफी मांगने लगा।
चरणदास जी ने झुककर जैसे ही उसे अपने हाथ का सहारा दिया, उसका चेहरा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ममता जी भी उसे देखकर थोड़ी देर के लिए ठिठक गईं। उन्हें उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगा, लेकिन वो कौन है उन्हें याद नहीं आ रहा था। तभी वो अपाहिज बोला, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। चरणदास जी ने जैसे ही उसे देखा वे पहचान गए कि वो उन्हीं का बेटा नमन है, लेकिन उन्होंने भी विशाल से इशारा किया और वही कहा जो ममता जी ने कहा, और कहा, अरे मेरा तो कोई बेटा नहीं है, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हारे पापा की शक्ल मेरी तरह ही दिखाई दे रही होगी, इसलिए तुमने मुझे पापा कहा, लेकिन यकीन मानो मेरा कोई बेटा नहीं है। और कहते हुए आगे बढ़ गए। नमन ममता जी और चरणदास जी को जाते हुए देखता रहा और पश्चाताप के आंसू बहाता रहा। ममता जी ने उस दिन तो उसके साथ बात नहीं की, लेकिन जब भी वो उसके पास से आती जाती वो कातर नजरों से उसे देखता रहता। ममता जी ठहरी ममता की मूरत। एक दिन उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने एक दिन उसकी हालत के बारे में पूछा तो उसने बताया, जैसे ही वे लोग उसके घर से निकले उसके कुछ दिनों बाद ही वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। किसी ने रिश्वत लेते हुए उसका वीडियो बना लिया और उसे सस्पेंड कर दिया गया। वो हताश परेशान जब अपने घर वापस जा रहा था कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। वो ड्राइवर भाग गया और मैं वहीं तड़पता रह गया, लेकिन मुझे किसी ने भी वहां से उठाया नहीं। कुछ घंटों बाद खून ज़्यादा बह जाने के कारण मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर किसने मुझे वहां से उठाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जब आंखें खोली तो अपने आप को सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर पाया। मेरे पास अपना कहने के लिए उस समय कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी। मैंने किसी से ऑटो का पैसा मांगा और अपने घर चला गया। वहां जाकर देखा तो घर पर ताला लगा था। मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया तो उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जब मैंने उसे बार बार फ़ोन किया तो उसने एक वाक्य में कह दिया कि अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, दोबारा मुझसे मिलने या फ़ोन लगाने की कोशिश मत करना। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया और कुछ दिनों बाद उसने अपने ही ऑफिस में काम करने वाले लड़के से शादी कर ली और मुझे तलाक दे दिया। तब से मेरी जिंदगी वीरान हो गई और मैं अपने किए की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने अपने देवता समान पिता का अपमान किया। मैंने आपके और पापा के रिश्ते को कलंकित किया, जबकि मुझे बाद में पता चला कि पापा तो सिर्फ एक बेसहारा अबला नारी की मदद कर रहे थे और मैं मूर्ख पता नहीं उस निर्दोष पर क्या क्या लांछन लगाता रहा। प्लीज़ आंटी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। नमन रोता हुआ गिड़गिड़ा कर ममता जी से माफ़ी मांगने लगा। ममता जी बोली, बेटा तुम मुझसे ज़्यादा अपने पापा के गुनहगार हो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो समझो मैंने भी माफ़ कर दिया, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिए गए जख्मों से उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इतना कहकर वो वहाँ से गई और वापस आकर उसे एक सुंदर सी गर्म पश्मीना शॉल उड़ाकर चली गई। तब नमन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गालों पर जूते से प्रहार किया हो, क्योंकि एक समय था जब नमन ने गुस्से में आकर अपने पिता को ना ही उनका स्वेटर ना ही उनका शॉल रखने दिया था, और आज उसी के पिता की तरफ से सबसे कीमती शॉल उसे दान के रूप में दिया जा रहा था। वो पश्चाताप के आंसू बहाए जा रहा था। समय यूं ही बीत रहा था। एक दिन ममता जी चरणदास जी के साथ रेलवे स्टेशन पर कंबल बांट रही थीं। तब उन्होंने देखा उनके बेटे बहू भी अपने मुंह को छुपाए भिखारियों की लाइन में खड़े हैं। ममता जी अपनी धुन में सभी को कंबल देकर उनसे हाथ जोड़कर नमस्कार कहकर मुस्कुराहट के साथ सभी का अभिवादन कर रही थी, और सभी बेसहारा जरूरतमंद लोग उन्हें ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। तभी उन्होंने एक ऐसे शख्स को कंबल दिया जिसने ना ही उनके नमस्कार का प्रत्युत्तर दिया और ना ही कोई आशीर्वाद दिया। तब ममता जी को थोड़ा अटपटा लगा। उन्होंने देखा कि यह महिला कौन है जिसने ना ही नमस्कार कहा और ना ही कोई आशीर्वाद दिया। तब उन्हें समझ में आया कि फटे हाल मैले कुचेले कपड़ों में बिखरे बालों के साथ उनकी बहू उन्हें अपने घूंघट के अंदर से निहार रही थी। सभी लोग उन्हें पागल पागल कहकर पत्थर से मारते थे, लेकिन आज वो शांत हो गई थी।
उसने चुपचाप ममता जी से कंबल लिया और एक कोने में जाकर बैठ गई। पीछे उनका बेटा भी उसी हालत में था, वो भी पागलों के वेश में था। उसने भी एक फटा हुआ स्कार्फ से अपना चेहरा ढक रखा था। वो भी ममता जी को निहारे जा रहा था। अपने बेटे बहू की ऐसी हालत देखकर ममता जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गईं। जब सभी भिखारियों और जरूरतमंदों को कंबल और कपड़े बांट दिए तो ममता जी अपने बेटे बहू को ढूंढने लगीं, लेकिन वे दोनों कहीं भी नजर नहीं आए। थक हार कर ममता जी अपनी कार में बैठकर अपने घर जाने लगी तो उन्होंने देखा उनके बेटे बहू कूड़े के पास फेंके हुए खाने को उठाकर खा रहे हैं। उन्हें उनकी हालत को देखकर उन पर दया आ गई। उन्होंने कार को एक साइड में खड़ी कराया और उनके पास जाने लगी। उन्हें देखकर वे दोनों उठकर और दूर भागने लगे। ममता जी ने कहा, अरे रुको, मैं तुमको नहीं मारूंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ। ये देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज है, कहकर उन्हें बहलाती रही और अपने ड्राइवर को दूसरी ओर उन्हें पकड़ने के लिए भेजा। जब उन्होंने देखा कि दोनों तरफ से पकड़े जाएंगे तब वे रुक गए। ममता जी ने उन्हें प्यार से अपने पास बिठाया और पूछा, बेटा, ये तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? किसने की तुम्हारी ऐसी हालत? तब उनकी बहू डरी सहमी सी बोली, हमें मत मारो, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया है। उनका बेटा भी थर थर कांप रहा था। वो भी बोला, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, बस यही बोला जा रहा था वो। ममता जी समझ गईं, इन्हें किसी बात का सदमा लगा है। उन्होंने पागल खाने फोन लगाया और बताया कि 2 पागल खुले में घूम रहे हैं। तब पागल खाने से कुछ नर्स और डॉक्टर आकर उन्हें लेकर चले गए। ममता जी ने पागल खाने में जाकर उनके बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चला कि उनके बेटे बहू ने उन पर इल्जाम लगाया है कि उनके बच्चे को उनके माँ बाप ने जान से मार डाला, क्योंकि ये दोनों पागल हो चुके हैं। ममता जी ने पूरी बात पता की तो उन्हें पता चला ममता जी के बेटे ने अपने बेटे की शादी जिस लड़के से की, वो लड़की अपने सास ससुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उन्हें रोज ही नशे का इंजेक्शन लगाती थी और उन्हें पागल करार करके पागल खाने में डलवा दिया और इल्जाम लगा दिया कि उसके बच्चे को उन्होंने जान से मार दिया। इस प्रकार अपनी बहू के आते ही ममता जी के बेटे बहू एक दिन भी सुखपूर्वक नहीं रह पाए। जिस संतान की सुख सुविधा के लिए उन्होंने अपनी माँ को दर दर की ठोकर खाने के लिए कड़कती ठंड में छोड़ दिया था, वही औलाद आज उनकी इतनी दुर्दशा कर गई कि वे अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। ममता जी अपने बेटे बहू की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन चरणदास जी ने उन्हें समझाया, ममता, कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। बस वही हुआ है तुम्हारे और मेरे बेटे बहू के साथ भी। उसमें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने हमें अच्छे कर्म करने की हिम्मत दी। ममता जी ने भी अपने मन को मजबूत कर लिया। सच ही तो है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। और जब तक उनकी सांसें चलती रहीं, दोनों ने समाज सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनका नाम देश विदेश में हो गया। मीडिया वाले उनके घर आकर उनका इंटरव्यू लेते, लेकिन जब उन दोनों का आपस में रिश्ता पूछते तो उनका एक ही जवाब होता, इंसानियत का। तो दोस्तों, इस दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं। जरूरी नहीं कि एक औरत और एक आदमी एक साथ रहते हैं तो वे गलत ही हैं। उनके बीच मानवता का, इंसानियत का रिश्ता भी तो हो सकता है ना। ऐसा हम क्यों नहीं समझ सकते? लोग उन्हें गलत नजरिए से ही क्यों देखते हैं? कर्म करना ही मानवता का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ना कि किसी के जीवन में टांग अड़ाना। लेकिन लोग अपने कर्म को छोड़कर दूसरों की जिंदगी के बारे में बोलकर अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये सत्य है। चाहे आप जितना भी बचने का उपाय कर लो, बच नहीं पाओगे। इस बारे में आपकी क्या राय है और इस कहानी में चरणदास जी और ममता जी का इंसानियत का रिश्ता सही है या गलत? आप लोग अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।